हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी सीरीज चल रही थी वो थी डीसी मशीन की, राइट। तो डीसी मशीन की जो सीरीज चल रही थी उसका हमारा जनरेटर का टॉपिक हो गया था, पूरा खत्म, फिनिश हो गया था। तो अब उसमें जनरेटर के बाद अब है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को पता है डीसी मोटर क्या होती है। और फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल, अब ये किस सिद्धांत पर काम करती है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, हम दोनों पे बात करेंगे। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जनरेटर में कौन से हैंड का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, और मोटर में किस हैंड का इस्तेमाल होता है, रूल का। जो फ्लेमिंग के हमारे दो रूल हैं। एक तीसरा रूल मैं आपको और बताऊंगा, एक है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, सुना भी होगा या फिर कोई बात नहीं, नहीं सुना होगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उसकी भी हमें यहाँ आज जरूरत पड़ेगी। हमारी कोशिश होती है कि आसान से आसान तरीका ढूंढ के आपको समझाया जाए ताकि इजीली समझ में आ जाए, है ना। उसमें कोई आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल हो और भाषा का भी आसान से आसान इस्तेमाल हो। तो डीसी जनरेटर के में जब भी मैंने लेक्चर दिए हैं तो एक बात बार बार बीच में बोलता रहा हूं कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों की जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सेम है। एक पार्ट भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ध्यान आ रहा है? क्योंकि मैंने बताया था कि सामने एक डीसी मशीन रखी हुई है और हमें पता ही नहीं है कि वो डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। तो अब हम डीसी मोटर का बेसिकली जो मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, ये इंट्रोडक्शन ही है। क्योंकि डीसी मोटर क्या होती है, किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, मोटर बोलते हैं, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। जब किसी मशीन को डीसी सप्लाई देते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देती है तो बन जाती है वो डीसी मोटर। अब इसी का थोड़ा उल्टा कर लो। अब अगर उसी डीसी मोटर को हम रिक्वायर्ड आरपीएम पे रोटेट करें, घुमाएं, तो वो क्या होगा, जनरेटर की तरह बिहेव करेगी। यानी कि वो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, हमें वोल्टेज मिलेगी, वो भी डीसी। सुनाई बात? तो यानी कि जनरेटर और मोटर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आप पहचान ही नहीं सकते ये मोटर है या जनरेटर है, बनावट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, नेम प्लेट से आप समझ सकते हैं कभी ये शंट जनरेटर है या सीरीज मोटर है, सीरीज जनरेटर जो भी है, लेकिन आप देख के नहीं पहचान सकते। लेकिन दोनों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होता है। सिद्धांत वाली बात है मेरी कि जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। जनरेटर में जो हमारा फ्लेमिंग का रूल लगता है वो लगता है राइट हैंड रूल। सबको पता होगा, अब तो ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। और मोटर में लगता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? क्या होता है बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसकी गहराई में जाते हैं। जो वर्किंग प्रिंसिपल में जनरेटर हमारा क्या था, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर रखें और उसे उसके अंदर घुमाएं, खाली रखने से बात नहीं बनेगी, और उसे अगर हम घुमाएं, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
वो कटना चाहिए, यानी कि एक जगह कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में घुमाया जाता है तो वो बार बार क्या होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रॉस करता है, और उस क्रॉस करने से क्या होता है, कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा होता है, यानी कि एक करंट पैदा हो जाती है। तो ये था हमारा जनरेटर का रूल। डीसी मोटर में बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखें और उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दें, अगर करंट दें उसे, तो क्या होगा, उस कंडक्टर के अंदर एक टॉर्क पैदा हो जाएगा, यानी कि एक फोर्स लगेगा और वो किसी एक डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। अब यहां पे सवाल उठ गया, भाई घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है, समझ में आ गया प्रिंसिपल, लेकिन वो किस डायरेक्शन में घूमेगा? ठीक है, अब यहां पे और जनरेटर में क्या हुआ, हम किधर घुमाएं जो हमें आउटपुट में उससे हमें करंट मिले, और किधर घूमने से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इन चीजों का हल एक ही है, वो है फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का रूल, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पता लग गया होगा, क्योंकि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो आपको पता ही है, ये 3 फिंगर होती हैं, थंब हो गई, मिडिल फिंगर हो गई, एक ये फिंगर हो गई। इन तीनों को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे से राइट एंगल बनाएं, यानी कि 90 का कोण बनाएं। अब देखो, ये वाला ये भी 90 का है, और यहां से क्योंकि इसके बीच का 90 है, ये भी इसके बिल्कुल 90 पे खड़ा हो सामने, और ये भी यहां से इससे भी 90 का बना रहा है, और हमारे थंब से भी राइट एंगल बना रही है ये उंगली। अब इसका क्या रहस्य है, रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको सब पता है। ये हमारा क्या है, ये दिखाती है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ओके। और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, ये दिखाती है कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, ओके। और अगर जनरेटर है तो उस कॉइल को, यानी आर्मेचर को, ये घुमाने की डायरेक्शन बताएगा। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन ये आएगी, यानी कि बोर्ड के हिसाब से बाहर की तरफ आएगी, है ना, यानी हमारी तरफ आएगी। और फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है पहले से, अगर हम इस पे देखें, ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाने में, मुझे राइट हैंड लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर मैं इसे नॉर्थ और साउथ कर दूं, अभी मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, तो देखो अभी तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। ये जनरेटर के केस में ध्यान रहे, भूल मत जाना आप, ये क्या है जनरेटर केस में। जनरेटर केस में जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ टू साउथ हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखो बिल्कुल, ये ठीक है, देखो ठीक है। तो ये हमारी नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में किधर होगी, नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये तो मैं मोटर को समझाने के लिए मैंने ये ऊपर को लगाई हुई है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। कर देता हूं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि मैं ये चीज कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जनरेटर के केस में, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये देखो ठीक है। जनरेटर केस में क्या होगा, हम कंडक्टर ले रहे हैं सीडी, सीडी कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी,
ठीक है, इस तरीके से। और जो क्वाइल के घूमने की डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे घूमेगा, यानी कि जो इसके घूमने की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इधर को होगी। अब समझ में आई बात। अगर हम जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसका जो फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नॉर्थ और टू साउथ जाए, तो उसमें पैदा होने वाला टॉर्क क्या होगा, इस कॉइल में ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो हमारा जनरेटर रोटेट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा था जनरेटर के हिसाब से, और ये हम कर देते हैं इसको अब मोटर के हिसाब से। ये नॉर्थ साउथ इसलिए कर रहा हूं मैं चेंज, क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे फ्लेमिंग का जो हाथ है रूल लगेगा, उसको थोड़ी मुझे आसानी होती है। ठीक है, अब इसको भी मैं मिटा देता हूं। ओके, अब आप देखो, हम यहां लगाएंगे अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो काम करता है किस पे, मोटर पे। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर हो गया, है ना। ये पूरा कंडक्टर एक ही है। इसके बारे में थोड़ा मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो, ये जो कॉइल मैंने बनाई है रेक्टेंगल शेप में, असल में ये रेक्टेंगल शेप नहीं होती, ये सिंगल कंडक्टर होता है और कई टर्न मिला करके बना होता है ऐसे करके। ये सिंगल तार होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको सिंगल तार दिखाया है। बाहर जो तार निकलेगा वो यही निकलेगा, एक ही, और अंदर भी एक ही तार जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कॉइल होती है, बहुत सारे टर्न, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा बनता है, यानी चुंबक उतनी ही तेज ज्यादा बनेगी, यानी कि पावरफुल बनेगी। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लो मैंने यहां से इस कॉइल को सप्लाई दे दी। ठीक है, ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस हो गया, और ये चला गया हमारा कॉइल। ये नेगेटिव दे दिया, ये मैंने पॉजिटिव दे दिया इसको। ठीक है, यही वो कॉइल है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। इसी से मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बनता है। ओके, तो जो भी हमारा आर्मेचर है उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनता है। हाँ, उसके फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है और परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है। दो तरह के जनरेटर आते हैं। छोटे जनरेटरों में या डायनेमो वगैरह में मैक्सिमम परमानेंट मैग्नेट ही होती है, एक नॉर्थ एक साउथ। लेकिन बड़े जनरेटर्स के अंदर हम जो फील्ड कॉइल होती है, जो फील्ड में मैग्नेट बनती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी मेरे को जहां तक लग रहा है कि अब ये हमारी बन गई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। इसमें मैग्नेट तो बनेगा, लेकिन फ्लक्स के लिए भी कोई मीडियम चाहिए फ्लो होने के लिए। तो क्या करते हैं, हम इसमें एक कोर डाल देते हैं। मान लो ये हमने एक कोर डाल दी। ठीक है, अब इस कोर के अंदर एक फ्लक्स पैदा होगा और इसमें बनेंगे हमारे पोल। जब मैग्नेट की बात आती है तो मत भूलना, नॉर्थ और साउथ पोल तो बनने ही बनने हैं, चाहे मैग्नेट छोटी सी हो या बहुत बड़ी हो। अब कॉइल बनी, कोर डाल दी, तो कोर डालने का फायदा यह हुआ कि मैग्नेट की पावर बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए जगह मिल चुकी है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोर डाल दी है। और ये कोर डालने से पहले इस तरह की जो कॉइल्स होती हैं उसे बोलते हैं हम एयर कोर कॉइल। उसके अंदर एयर है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, तो हमने जब कोर डाली, अब सवाल ये उठता है, ये इसी से लिंक है, ये ध्यान रखना,
कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। ये क्या है, यही वो है। अगर ये क्लियर होगा तो ये बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, मैं आराम से बताना चाह रहा हूं, और वो भी इस तरीके से कि आपको याद रहे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, आप गैस करो, बता सकते हो इस कॉइल के अंदर नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा? ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। सब कुछ पका पकाया मिल जाता तो दिमाग जोर नहीं लगाता। अगर आप इसे पॉज करके सोचेंगे एक बार, डायग्राम बना के पेपर पे, कॉपी पे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और समझ में नहीं आएगा, फिर दोबारा जब देखेंगे वीडियो तो फिर वो माइंड में से स्लिप भी नहीं करेगा, निकलेगा भी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। अब जो मैं आपसे कह रहा था, एक रूल और है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग का, वो रूल मैं अब यहां लगाऊंगा। वो क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ये है, मान लो ऊपर की तरफ मान लेते हैं हम, या राइट लेफ्ट कहीं भी, तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वो करंट कितनी भी हो, करंट ज्यादा होगी तो ज्यादा बनेगा, कम होगी तो कम बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। अब सवाल ये उठता, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, उसी से डिसाइड होगा इस कॉइल में नॉर्थ किधर बनेगा और साउथ किधर बनेगा। एक सवाल और पैदा होता है, जब हम किसी कॉइल को सप्लाई देते हैं तो उस कॉइल का कौन सा एंड साउथ होगा और कौन सा नॉर्थ होगा? अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो हमारी डीसी मशीन और डीसी जनरेटर बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखो, जो हमारा था जॉन एम्ब्रोस का जो फ्लेमिंग का रूल था राइट हैंड का, वो राइट हैंड का ही था, उनका कोई लेफ्ट हैंड रूल नहीं था, इसमें राइट हैंड ही लगेगा। अब आप देखो, मुट्ठी को बंद करो, ठीक है, मुट्ठी बंद करो ऐसे करके, और जो अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन मानो आप, और जब उंगली की मुट्ठी बंद करोगे तो जो मुट्ठी बंद कर रहे हैं आप, जो मुट्ठियों के बंद करने की डायरेक्शन है, ये हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, नॉर्थ पोल का अभी बारी नहीं आई है, वो मैं बताऊंगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हमारी ये करंट ऊपर जा रही है तो फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी क्या होगी? ये होगी। ये क्या हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई हमारी। क्या हो गई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अब कॉइल में चली गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर हमारी बाहर निकल आई, वापस बैटरी में आ गई। ठीक है, अब सवाल ये है नॉर्थ साउथ कौन सा बनेगा? इसका याद करने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे नॉर्थ लिखो, ये ना भूलने वाली चीजें हैं, और नॉर्थ लिख करके इसमें एन में ए एरो लगा लो आप यहाँ पे, थोड़ा और लंबा कर सकते हो इसे आसानी के लिए, और एक तरफ लिखो आप एस। आप देख रहे हैं ये जो मैंने एरो लगाए हैं ये करंट की डायरेक्शन नहीं दिखा रहे, ये फ्लक्स की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये देखो, ये दिखा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ, और ये दिखा रहा है हमारा साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर फ्लक्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो बनेगा हमारा साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बनेगा हमारा नॉर्थ। अब देखते हैं कॉइल के ऊपर क्या होता है। कॉइल में देखो क्या इधर, अब ये कौन सा बना रहा है? ये बना रहा है भैया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बना रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, ये बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऐसे बना रहा है, आप देख रहे हैं, ये ऐसे का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो यानी कि ये जो है हमारा एंड, ये बनेगा हमारा साउथ। आप देख रहे हैं ना, ये क्या बनना है? ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई, ये हमारा साउथ। अब इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो गया नॉर्थ। क्लियर है बात? अब ये चीज समझ में आ जाती है आपके,
तो फिर वो हमारा आसान हो जाएगा। अब ये जो मैंने कॉइल बनाई है, ये इसमें कई सारे टर्न, जितने नंबर टर्न ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है, और हमारी मशीन की इफिशियंसी भी, पावर उतनी ही ज्यादा बनेगी। अब आप आ जाइए इस पे, ये हमने सिंगल कंडक्टर लिया है भाई। ये कंडक्टर बेसिकली क्या है, ऐसे करके है, ठीक है, इन हो गया, आउट हो गया, लेकिन हमने क्या शेप दी है इसको, ये दे दी रेक्टेंगल। वो ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेसिकली जो मैग्नेट के संपर्क में कंडक्टर होते हैं उसी पे लागू होते हैं सारे रूल, ना कि जो पीछे वाला है। ये जो बी और सी है इस पे कोई रूल लागू नहीं होता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर है, और ये हिस्सा भी मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर रहता है। अगर मैं ये कहूं ये ए वाला कोना और ये डी वाला, तो बेसिक इसीलिए हमने क्या करा, इसको ये बना दिया हमने रेक्टेंगल, और ये कर दिया हमने सीधा इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल कॉइल बन गई। क्लियर हो गई बात। और ये बहुत सारे टर्म्स हैं, एक सिर्फ समझने के और समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया, अब वहां पे चलते हैं, यहां लगेगा हमारा, हम पढ़ रहे हैं मोटर, तो मोटर में रूल लगेगा हमारा, क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल। एक बात बताऊं मैं आपको, याद करने का तरीका मैंने कहीं से सीखा ही होगा भैया, कि हम लोगों ने गांव में अक्सर देखा होगा, अब पता नहीं, देखो मेरी तो उम्र ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जनरेटर होते थे, हम खेत में पानी लगाते थे, उसे हम स्टार्ट करते थे, वो सीधे हाथ से ही स्टार्ट होता था और बिजली बनाने लगता था, पानी हमारे खेतों में जाता रहता था। तो उसे हम किससे चलाते थे, राइट हैंड से। तो ये बात पकड़ लो, ये बात पकड़ के हम भी आज तक नहीं भूले, अगर राइट हैंड रूल लग रहा है तो वो लगेगा जनरेटर में, और बाकी बचा लेफ्ट हैंड, वो लगेगा मोटर में। तो याद करने का तरीका है ये। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं और आपका समय लूंगा इसके लिए, कि एक बहुत ही छोटा तरीका है जो क्लियर हो जाएगा आपका, कि मानो मैं यहाँ पे ना मैग्नेट के बारे में भी समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि सारा गेम ही मैग्नेट का है। मान लो यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट बनाई, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे किसी चीज से पिवोटेड कर दूं, मतलब ऐसा कर दूं कि ये घूम सके, कोई ड्रिल मार के कुछ भी करके, और इसमें अगर इंसुलेटेड कोई लकड़ी या कोई भी चीज प्लास्टिक की एक छड़ डाल दूं, तो ये क्या होगा, घूम पाए आराम से, इधर को भी घुमा लो, चाहे फ्री हो बिल्कुल, ठीक है। हमने इतना कर लिया, ये मान लो फ्री है। अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल देता हूं एक अदर मैग्नेट का, ठीक है, मैंने यहां दे दिया साउथ, तो क्या होगा, ये जो है इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी और पावर बढ़ाना चाहूं तो एक मैग्नेट में यहां दे देता हूं, इसका भी मैं अपोजिट पोल कर देता हूं नॉर्थ, और ये कर दिया मैंने साउथ। अब ये मैग्नेट इसे इधर धकेल रही है और ये मैग्नेट ऊपर को ढकेल रही है, तो भैया ये गोल गोल घूमेगी, पक्की बात है। तो अब यहां से इस चीज से एक बात पता लग गई है कि जैसे ही ये वाली मैग्नेट जो हॉरिजॉन्टल है ये घूम करके यहां आए, तो क्या होना चाहिए, ये साउथ के पोल के संपर्क में आए। कि अगर हम मैग्नेट के पोल चेंज करते रहें, क्योंकि यहां जब घूम के यहां आएगा तो ये तो नॉर्थ है, तो तभी हम तुरंत ही अगर इस वाली मैग्नेट को घुमा दें तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा और ये भी नॉर्थ हो जाएगा, तो ये फिर उधर भागेगी। यानी कि अगर पोल हमारे
चेंज होते रहें तो इसके अंदर एक रोटेशन पैदा होगी। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। इस चीज से एक बात क्लियर और होती है, ये मेरा बीच वाला मान लो आर्मेचर है और ये मेरी फील्ड की मैग्नेट है, और अगर ये नॉर्थ है तो जो इसकी फील्ड की रेंज में जो कंडक्टर रखा हुआ है उसके अंदर भी मैग्नेट तो बनी रही है, क्योंकि हमने उसे करंट दिया है यहाँ से, तो उसका जो पोल बनेगा वो भी नॉर्थ होना चाहिए। किसका पोल? ए और बी वाले कंडक्टर का। ये पूरी मैग्नेट है ना, पूरी कॉइल ये, तो ये होना चाहिए नॉर्थ और दूसरा होना चाहिए साउथ। तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। अब इसको मैं रब कर दूं जरा। अब ये बात तो हो गया कि भाई साउथ के सामने एक ऐसा कंडक्टर हो जिसके ऊपर मैग्नेट, जो हमारी मैग्नेट है उसका पोल भी साउथ ही होना चाहिए, तभी ये हमारा रोटेट करेगा। और किधर करेगा वो बात भी आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। अब पहले तो हम क्या करें, इसको डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये हमने दे दी से डीसी सप्लाई। ठीक है, अच्छा, क्वाइल में कंफ्यूज ना हो, एक तरीका और भी है। कोई भी क्वाइल है और हमें यह पता करना है कि इसका नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो एक और आसान तरीका है, जिधर से हम सप्लाई दे रहे हैं वो साउथ ही होगा। क्यों? कि सप्लाई देने की डायरेक्शन हमारी ये हो गई और फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी ये हो गई, यानी कि क्लॉकवाइज हो गई करंट के रेफरेंस में, तो वो साउथ ही होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस क्वाइल को, सीधी जो क्वाइल है मैंने इसे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से सप्लाई मैंने इसे दी है, ये तो रिटर्न होके वापस हमारी बैटरी में जा रही है। मैं एक चीज और बता दूं, शायद आपको पता होगा, नहीं है, ये देखो ये मैग्नेट है मेरी, ठीक है, और इसमें जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें जो कंडक्टर हम दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये कंडक्टर फ्रंट व्यू है, इसमें ये जो दिखाते हैं हम डॉट से, ये दिखाते हैं इन, और जो प्लस से दिखाते हैं ये दिखाते हैं क्रॉस, और ये दिखाते हैं बाहर को। क्रॉस का मतलब है कि करंट यहाँ से अंदर जा रही है, और डॉट का मतलब है करंट यहाँ से बाहर आ रही है, तो यहाँ से करंट हमारी अंदर जा रही है। ठीक है, जाने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे जो हमारा पोल बनेगा, देखो ध्यान दो जरा एक मिनट, हमारी सप्लाई यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये हमारी वापस होके इधर आ रही है। ठीक है, तो वही हमारा जॉन एम्ब्रोस के हिसाब से क्या होगा, ये देखो करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, तो सब में ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये हम कंडक्टर में लगा देते हैं, और ये लग गई हमारी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब जब ये गई इधर को, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा फ्लक्स। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये हमारा बनेगा साउथ पोल और ये बनेगा हमारा नॉर्थ पोल। दोनों मैग्नेट तो एक ही है ना, ये तो हमारा आर्मेचर है, तो इधर का जो कंडक्टर है सी डी, ये साउथ पोल बनाएगा, और ए बी ये बनाएगा नॉर्थ पोल, यानी कि दोनों पोल एक दूसरे कंडक्टर को ढकेलेंगे। ये ढकेलेगा किसको? सी डी को, और ये ढकेलेगा ए बी को। लेकिन किधर ढकेलेगा, यहाँ पे पता लगेगा आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल बताता है मोटर में रोटेट होने की डायरेक्शन क्या होगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो हमने मान रखा है कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आप ये लगा लीजिए। ठीक है, पता है ये फ्लक्स की डायरेक्शन, ये कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन, और ये कंडक्टर पे लगने वाला
फोर्स है। तो अगर मैं इस हाथ को मैं फ्लैट मान लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा मेरे से एरो गलत लग गया है ना, ये एरो घूम के ऐसे आ रहा है तो ये नीचे को लगेगा, ठीक है, ये ऐसा लगेगा नीचे को, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड से मैंने हाथ लगा लिया है और ये जो करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ दिखा रही है और फ्लक्स तो मेरा नॉर्थ टू साउथ ही है। तो कंडक्टर पे जो लगने वाला फोर्स है वो ए बी पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ मतलब ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होगा, यानी कि ये किधर घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो कैसे, ए और बी जो कंडक्टर है वो बाहर की तरफ, आप बोर्ड से मान लो चिपका हुआ, तो बाहर की तरफ तो फोर्स लगेगा और ये दबाएगा अंदर की तरफ, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मेरी जो कॉइल है ये मूव करेगी। क्लियर है बात, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक इधर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी एज पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। यहाँ तक बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने सप्लाई दे दी है। अब इस सप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ए बी इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा सी डी और सी डी की जगह पे पहुंच जाएगा हमारा ए बी। मैं यहां बना लेता हूं डायग्राम, ये देखो, ये हो गया हमारा अब सी डी और ये बन गया हमारा ए बी। क्योंकि इधर कौन सा पोल है, साउथ है, और इधर नॉर्थ है। समझ में आ रही है ना बात। अब हमारा जो सी डी था इसमें करंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ थी और ए बी में किधर थी, नीचे की तरफ थी। हमारी बात, क्योंकि वो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है सीडी, तो उसमें तो करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगी क्योंकि इन हो रही है कॉइल के अंदर, और इसमें नीचे की तरफ रहेगी क्योंकि ये बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दो प्रॉब्लम आएंगी। एक तो कॉइल घूमी तो ये जो हमारे बैटरी के तार हैं आपस में उलझ जाएंगे इस तरीके से, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, इसे फिर उसी डायरेक्शन में धक्का देने के लिए आर्मेचर की कॉइल को करंट की डायरेक्शन इसमें नीचे ही होनी चाहिए और इसमें ऊपर ही होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसमें टॉर्क नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे नहीं बनेगा, अब सपोज मैं वो वाला रूल यहां लगा रहा हूं, इस वाली मैंने इसलिए बनाई है, ये इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी है। अब भैया देखो जरा ऐसे करके, फ्लक्स की डायरेक्शन तो ठीक है लेकिन करंट की डायरेक्शन तो उल्टी जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो फोर्स कहां से लगेगा इसमें, यानी कि हमें ए बी में करंट नीचे की तरफ होनी चाहिए और सी डी में ऊपर की तरफ होगी, तभी दूसरा राउंड मारेगी ये, वरना यही आगे एक तो उलझ गई, ऊपर से उसका जो करंट है वो चेंज नहीं हुआ। तो भाई या तो तार को बार बार अगर हम तार को चेंज कर दें, मान लो मैं इसका नाम लिख दूं, ये टर्मिनल मेरा क्या है, एक्स है और ये वाई है। अगर मैं एक्स और वाई अगर मैं आपस में चेंज कर दूं, डी से मिला दूं मैं एक्स और वाई को मिला दूं मैं ए से, तब हमारी वो चीज लागू होती है। अब क्या होगा देखो, अगर मैंने वाई मिला दिया ए से तो क्या होगा, ये यहां आ जाओ ना, अब वाई मिला दिया अगर ए से तो डायरेक्शन हमारी एकदम चेंज हो जाएगी कॉइल के अंदर, क्योंकि हमारी यहाँ पे ए बी की जगह अब सी डी आ चुकी है। सी डी में डायरेक्शन नीचे तब आएगी जब ए बी में ऊपर जाएगी। तो ए बी में ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे कि हमें बाई को जोड़ना पड़ेगा इसे। भाई बाई में तो ये देखो ना एक प्लस आ रहा है यहाँ से,
बाई को जब मैं ए से जोड़ूंगा तो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर पहुंच जाएगी और इसकी नीचे आएगी, और यही हम चाह रहे थे। तो ऐसा करने के लिए हम ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लगाएं जो इसके जो पोलरिटी है ये भी चेंज हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये भी चेंज होती रहे एज पर रिक्वायरमेंट, और हमारे तार भी ना उलझे। इसके लिए अब मैं बात करता हूं आपसे देखो बच्चों, ये जो है वीडियो लंबी तो हो जाएगी, पर मैं तो दो भाग में नहीं बना सकता, ठीक है। वो आपका पेशेंस है, आप कंटिन्यू देखें, दो बार में देखें, ठीक है। लेकिन इसको दो बार में बनाने का मतलब है कि फिर सब कुछ सीखा हुआ, सब कुछ देखा हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझाने के लिए, फाइनली बता रहा मैं अभी, हम अगर एक रिंग बना लें, रिंग हम बनाते हैं, मान लो दो रिंग, एक तार को हमने इस रिंग से जोड़ दिया और एक तार को जोड़ दिया हमने इस रिंग से, ठीक है। और ये रिंग जो आर्मेचर की शाफ्ट है उसके साथ फिक्स है, बिल्कुल इंसुलेटेड तो है बट परमानेंट फिक्स है, वो उसमें घूम नहीं सकते। आर्मेचर घूमेगा तो हमारे रिंग भी घूमेंगे, ठीक है। तो आर्मेचर घूमेगा तो हमारे रिंग भी घूमेंगे, और इस तरीके से। और यहाँ पे हम कार्बन ब्रश के थ्रू अगर अब हम यहाँ सप्लाई दें, ये हमने दे दी पॉजिटिव और ये दे दिए, ये यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, रिंग घूम रहे हैं, ये भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उलझना तो हो गया बंदिश का, तो रिंग के साथ साथ घूम रहा है तो वो घूमता रहेगा, यहाँ से पॉजिटिव मिलता रहेगा। लेकिन परेशानी एक और रह गई है अभी इसके अंदर कि जो हम कह रहे थे, जो जो उसकी पोलरिटी है नेगेटिव और पॉजिटिव, अब वो चेंज कैसे होगा। इसे कहते हैं स्लिप रिंग। ये कार्बन ब्रिज पे स्लिप मारते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम स्लिप रिंग है। अब ये तार उड़ने वाली बात तो खत्म हो गई, लेकिन अब हमारा ए पे हमेशा ये जो नॉर्थ के संपर्क में जो हमारा कंडक्टर है इस पे हमेशा नेगेटिव सप्लाई होनी चाहिए बैटरी की या डीसी सप्लाई की, और सीडी पे हमेशा पॉजिटिव सप्लाई होनी चाहिए। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है, उसे बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग। अब स्प्लिट रिंग कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरे पास एक स्लिप रिंग है, ठीक है, ये स्लिप रिंग है। अगर मैं इसे बीच में से काट दूं ऐसे करके और बीच में कोई लगा दूं इंसुलेटर, यानी कि ये मेरे दोनों पीस अलग अलग हो गए, मतलब ये बाई हो गया और ये एक्स हो गया। हमें पता है बाई हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है ना। अभी मैं लगाता हूं इसे और इसको हमने लगा दिया यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल से, ये मेरी बैटरी हो गई, ये नेगेटिव हो गया और ये मेरा हो गया ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हम कह चुके हैं बाई क्या हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक कार्बन ब्रश और हमने दे दिया ये पॉजिटिव को, ये मेरा प्लस है, लगाऊं ना लगाऊं पहली बात हो गई हमारी। और ये हमारा चला जाएगा, एक कार्बन ब्रश हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, दो कार्बन ब्रश हमारे लग चुके हैं, ठीक है। और ये जो सप्लाई जा रही है इसको सीडी पे वो पॉजिटिव जा रही है और यही हम चाह रहे थे। और इस पे तो ये तो रिटर्न होके आ रही है वापस, इधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है। अब जब ये घूमेगा, ध्यान रहे स्लिप रिंग की तरह, ये जो हमारा
कटे हुए दो आधे गोले हैं, आपस में अलग अलग हैं, लेकिन ये भी आर्मेचर की सापट के साथ मूव करेंगे। मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाला सिरा इसका जो खुला हुआ मुंह दिखा रहे हैं हम, जहां लगा हुआ इंसुलेटर, वो इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला इसके ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे ही वो घूमेगा तो ये टर्मिनल जो हमारा बाई है किससे मिल जाएगा, एक्स से मिल जाएगा। यानी कि एक्स का मतलब ये हुआ कि सीडी को जो सप्लाई मिलने वाली है वो पॉजिटिव ही रहेगी। ये कितना भी तेजी से घूमता रहेगा उतनी ही तेजी से ये हमारा जो स्प्लिट रिंग है इसको सप्लाई हमेशा पॉजिटिव ही देता रहेगा। अब शायद यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल हो रही हो समझने में। समझ लो ये एक गोला है, सर्कल है, ये मेरा स्लिप रिंग है, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए और दोनों को काट के हमने एक सापट के ऊपर, सापट किसकी, आर्मेचर की, और उसे परमानेंट फिक्स कर दिया। अगर आर्मेचर घूमेगा तो ये भी घूमेगा और उस पे हमने यहाँ लगा दिए कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश के थ्रू हमने इस कॉइल को, यानी आर्मेचर के अंदर जो बाइंडिंग हो रखी है उस कॉइल को हमने सप्लाई दे दी, यहाँ से दे दी और यहाँ से घूमती हुई यहाँ से वापस बैटरी में आ गई। ठीक है। अब क्योंकि मोटर है तो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा कि एक पोजीशन ऐसी आएगी कि मैं एक काम करता हूं, मान लो इसका नाम मैं एम रखता हूं और इसका जी कर देता हूं। अभी जो बाई हमारा जी पे है, ये कार्बन ब्रश का नाम कुछ मजा नहीं आया, इसको कर देता हूं मैं C2 कार्बन ब्रश, ठीक है ना, और इसे कर देता हूं मैं C1। ये कार्बन ब्रश के नामकरण हो गया। ठीक है। अब मान लो X जो है मेरा अभी इस कार्बन ब्रश C1 के संपर्क में है, आप ऐसे मान लो, और जो बाई है वो हमारा C2 कार्बन ब्रश के संपर्क में है। कहां तक रहेगा, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि अर्धगोला, हाफ सर्कल, वो इसी के संपर्क में रहेगा। जब तक इसके संपर्क में रहेगा तब तक इसे करंट मिलती रहेगी, और हटेगा तो हटेगा क्या, हटते ही जो हमारा C2 है वो X के संपर्क में आ जाएगा, उसे सप्लाई फ्री मिलेगी। लेकिन चेंज क्या होगा, करंट की डायरेक्शन भी वही मिल रही है उसे तो प्लस ही मिल रहा है। लेकिन बस फर्क कितना हुआ, ये जो हमारे एक्स और वाई है ये चेंज हो गए हमारे, बस इन्हें वाई पे हमेशा पॉजिटिव सप्लाई रहती है बैटरी के थ्रू, है ना, एक्स पे नेगेटिव रहती है। ऐसे ये घूमता रहेगा और कार्बन ब्रश के थ्रू CD पे सप्लाई हमेशा पॉजिटिव रहेगी और AB पे हमेशा नेगेटिव रहेगी, यानी उसके पोल अपने आप चेंज होते रहेंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी कंडक्टर आएगा वो साउथ ही बनाएगा, क्योंकि सप्लाई उसकी जाने वाली पॉजिटिव है। अब आप समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से हमारी मोटर रोटेट करती रहती है, ठीक है, और नॉन स्टॉप। अब ना इसके तार उलझेंगे और ना करंट का पंगा रहेगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप मेरी ये बात समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए ये बहुत जरूरी चीज था। एक बात मैं और बता दूं, जो कॉइल पे जो फोर्स लगता है, जो घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो मैंने लिखा हुआ है F बराबर BIL। B क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जो मैंने कहा था कि ये जो फ्लक्स है, ये जो इसको फ्लक्स एक दूसरे को फ्लक्स धक्का देता है, ये उस फ्लक्स की डेंसिटी कह लो या फ्लक्स की पावर कह लो, मैग्नेट की पावर। वो कैसे मिलती है वो मैंने बता ही दिया, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखेंगे तो पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा
तो और आई क्या है, आई जो मैंने बताया था, ये नीचे आ रही है एबी में करंट और सीडी में ऊपर जा रही है, यानी कि ये जो हम करंट दे रहे हैं इसे बैटरी से किसी भी चीज से, ये आई वो वाली करंट है। क्लियर है? ये पॉइंट मेरे से छूट जाता इसलिए मैंने लिखा हुआ है। और एल क्या है, एल कंडक्टर की लेंथ है। कंडक्टर कौन सा, जो हमने ये तार लगाए हैं, देखो ये सीडी का। अब लेंथ बढ़ाने के लिए भाई, फोर्स बढ़ाने के लिए ही तो हम एक कॉइल को बहुत सारे टर्न्स दे के बनाते हैं। कभी आपने देखा हो इलेक्ट्रिकल शॉप में जो लोग मोटर की बाइंडिंग करते हैं, कॉइल होती है बहुत बहुत सारे तारों की। वो कॉइल को उसके रोटर, उसके स्टेटर के या आर्मेचर के खांचे में फंसाते हैं, बाहर दो ही तार निकलेंगे, क्योंकि जो कॉइल है इसके बाहर तो दो ही तार निकल रहे हैं, ए और डी। बाकी अंदर कितने टर्न हैं ये तो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा डिजाइन किया गया मोटर का उसके हिसाब से टर्न रखे जाते हैं। इसकी भी कैलकुलेशन होती है, आप अगली क्लास में समझेंगे कि क्या कैलकुलेशन होती है इसकी, कितने टर्न होने चाहिए, कंडक्टर की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें इस पे मायने करती हैं। फोर्स होता है इसका न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का टॉपिक था। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, फिर उसके ऊपर हम एक आपको वीडियो बनाएंगे। मुझे पूरी आशा है ये मेरा कंसेप्ट आपके समझ में हो गया, आ चुका होगा। ठीक है, अब बच्चों तब तक के लिए मुझे इजाजत दो, नमस्ते, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।